हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में हर साल के कैलेंडर के हिसाब से अगर कोई नेता साथी बदलता है तो वो शायद नीतीश कुमार ही हैं। 15 में लालू के साथ थे, 17 में फिर मोदी के साथ आ गए, 19 का लोकसभा और 20 का बिहार विधानसभा का चुनाव मोदी के साथ ही लड़ा, फिर 22 में लालू के साथ वापस चले गए, 23 तक राहुल गांधी के साथ लग रहे थे और 24 आते आते ऐसा लग रहा है कि फिर मोदी के साथ चले जाएंगे। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हो गया कि मोदी की पार्टी नीतीश कुमार की जरूरत पड़ गई? इसकी वजह है 400 सीटों का टारगेट। नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष ने मिलकर एक ही एक्सपेरिमेंट किया, एक महागठबंधन बनाने का जिसका नाम इंडिया अलायंस था और उसके जन्मदाता थे नीतीश कुमार। सोचिए, जिस नेता ने इस इंडिया अलायंस को जन्म दिया, 24 घंटे के अंदर वही नेता बीजेपी की तरफ भाग रहा है। बाकी बातें समझनी है तो ये रिपोर्ट देखिए। क्या नरेंद्र मोदी की 400 सीटों का रास्ता पूरी तरह से साफ होता दिख रहा है? क्या मोदी की राह में रोड़े अटकाने वाले राज्यों बंगाल और बिहार में काम बनता दिख रहा है? क्या बंगाल में बिखरे हुए विपक्ष से मोदी ही मजबूत होने वाले हैं? और क्या नरेंद्र मोदी बिहार की 40 में से 40 सीटें जीतने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज बिहार से बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से इंडिया अलायंस का कैंप छोड़कर मोदी के साथ आ रहे हैं। पूरे खेल की शुरुआत हुई 23 जनवरी को, जब शाम को 8:34 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया जिससे पता चला कि बिहार के पूर्व सीएम और पिछड़ों के बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने जा रहा है। तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले मोदी जी को थैंक यू कहा और फिर अगले दिन कर्पूरी ठाकुर की सवी जयंती वाली रैली में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बम फोड़ दिया। बात कर्पूरी ठाकुर की हो रही थी और परिवारवाद तक पहुंच गई। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता। बिहार की पॉलिटिक्स में इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे हुआ कि नीतीश के निशाने पर लालू यादव थे, इसीलिए नीतीश ने परिवारवाद का नाम लिया। आज तो बिहार में नीतीश के बयान पर बवाल ही हो गया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने दनादन ये 3 ट्वीट कर दिए। उन्होंने भी नीतीश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्वीट की भाषा और उसमें इस्तेमाल किए गए विशेषणों को देखकर इशारा साफ था कि यह नीतीश कुमार के लिए ही कहा गया है। हालांकि बाद में ट्वीट डिलीट भी हो गए, लेकिन तब तक इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था कि कंट्रोल करना मुश्किल था। नीतीश ने फौरन ट्वीट्स की डिटेल्स मांग ली। इसके बाद जब बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक हुई तो उसमें नीतीश और तेजस्वी की दूरी साफ साफ देखी गई। कैबिनेट की बैठक सिर्फ 15 मिनट में ही खत्म कर दी गई। तेजस्वी यादव इंतजार करते रहे और नीतीश कुमार बिना कुछ बोले मीटिंग से चले गए। अक्सर कैबिनेट बैठक की मीडिया को ब्रीफिंग होती है, वो भी नहीं हुई। हम लोग महागठबंधन सारा परिवार एक जगह है और नेतृत्व तो हमारे नेता के हाथों में है। उन्होंने कहा था कि भाई परिवर्तन करना है और महागठबंधन उन्होंने खुद तैयार किया। पूरे देश के जितने भी विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे जिसको विश्वास भी नहीं था और वो आ पाएंगे, लेकिन बुलाकर हमारे नेता ने मीटिंग कर आके आगे बात को बढ़ाया है। हमारे नेता ने कल अगर भाषण जो दिया उस पर कुछ लगाओ मुझे लगता है तो ऐसा कोई बात भी नहीं थी। वो तो सबकी बात की, चूँकि उनका जो स्टैंड है या उनका जो शुरू से लेकर आज तक जिस तरह से राजनीति की सब जानता है, ये सच्चाई है कि भाई उन्होंने कभी परिवारवाद नहीं किया, कभी धर्म जाति की बात भी नहीं की, किसी एक जात में बंधे भी नहीं, उस सबको लेकर चलने की बात करते हैं, कहते भी हैं। अब रही सवाल कि इस पर कोई ले तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सारे लोगों की बातें कहे, ऐसा नहीं कि हम लोगों के लिए भी कहे, अपनी पार्टी के बारे में भी कहे। देखिए, श्रीमती रोहिणी आचार्य जी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। हाँ, इतना ज़रूर है कि लालू प्रसाद यादव जी की वो बेटी हैं और वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। नीतीश कुमार जी ने कल कर्पूरी चर्चा में क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि कर्पूरी जी ने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया और हमने भी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। वो जीते हैं इसको, कर्पूरी जी की विचारधारा को। उन्होंने किसी के परिवारवाद पे हमला नहीं किया और अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे परिवार पे हमला किया तो वो जवाब दे। हमने तो हमला नहीं किया,
हमारे नेता ने हमला नहीं किया। हमारे नेता जो जीते हैं, जो बरतते हैं, जो करते हैं, उसको उन्होंने इतना हक भी नहीं है कि अपने मुंह से कह दें कि मैंने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। शाम होते होते तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि खबरें चलने लगी कि नीतीश कुमार सरकार गिरा देंगे और बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। नीतीश ने बाकायदा अपने खास नेताओं की एक बैठक भी बुला ली। तुरंत आरजेडी ने भी अपने नेताओं की बैठक बुलाई। शायद आगे की रणनीति बनाई गई होगी, मगर भूमिका बुधवार रात को ही बनने लगी थी और इसकी लोकेशन थी दिल्ली। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ करीब 3 घंटे की मीटिंग ली। बताया जा रहा है कि इसी मीटिंग में पटना की फाइल ओके हुई और ग्रीन सिग्नल दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच तल्खी की असली वजह क्या है? सिर्फ नीतीश का परिवारवाद पर यह कहना तो वजह नहीं हो सकता। सूत्रों के मुताबिक खबर यह पता चली है कि नीतीश कुमार पर आरजेडी की तरफ से मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का दबाव था। आरजेडी ये चाहती थी कि नीतीश की जगह अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए और इसके संकेत भी कई बार मिले हैं। नीतीश इंडिया अलायंस के पीएम पद के कैंडिडेट होते तो बात कुछ और थी, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है, इसलिए वो सीएम पद नहीं छोड़ना चाहते। बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ अब इसीलिए नीतीश कुमार फिर से जा रहे हैं ताकि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी सही सलामत रहे। लेकिन इस बार बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अगर गठबंधन हुआ तो मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, ये गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। अब जहां तक बीजेपी के साथ आने जाने का मसला है, ये तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ नहीं सकते, लालू जी बेटा को छोड़ नहीं सकते। बीजेपी के तेवर इसलिए इस बार बदले हुए दिख रहे हैं क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने जब भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया तो उन्हें धोखा ही मिला। नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं। 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के खिलाफ नीतीश एनडीए से अलग हो गए थे और 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया था। 2015 में नीतीश ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव जीता और फिर मुख्यमंत्री बन गए। सरकार सिर्फ 20 महीने ही चल पाई। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा सरकार बना ली और फिर मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी के साथ ही उन्होंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और इसी गठबंधन में रहकर 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा और फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगस्त 2022 में उन्होंने फिर से एनडीए का साथ छोड़ा और लालू यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई और अब जनवरी 2024 में नीतीश कुमार के फिर से गठबंधन का साथ छोड़ने की खबरें आ रही हैं। बिहार में नीतीश का साथ छूटने का सबसे ज्यादा नुकसान उस इंडिया अलायंस को होने जा रहा है जिसके प्रणेता नीतीश कुमार खुद माने जाते हैं। नीतीश कुमार ना तो इस गठबंधन के संयोजक बने, ना ही उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी गई। दूसरी तरफ सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और 30 जनवरी को यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली होने वाली है, जिसमें पहले नीतीश कुमार जाने वाले थे लेकिन अब नहीं जा रहे। राहुल गांधी की रैली में नीतीश के जाने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कहा था कि नीतीश को न्योता भी दिया गया था, जिस पर उन्होंने सहमति जताई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का पहले से तय कार्यक्रम है, इसलिए वो नहीं जाएंगे और इसकी भी संभावना है कि 4 फरवरी को प्रधानमंत्री की बेतिया की रैली में नीतीश कुमार दिख जाएं। नहीं, नीतीश कुमार जी कौन है? वो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रोग्राम है, तो उसमें क्यों जाएंगे भाई? आप अगर ये नाम दे कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है, विपक्षी एकता पार्टियों की मीटिंग है, तो ठीक है। आपकी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में नीतीश कुमार क्यों जाएंगे? ये पता नहीं न्यूज क्रिएट करने की कोशिश। और कांग्रेस पार्टी के जिन नेता ने कहा, उन्होंने क्यों कहा, किस बुनियाद पे कहा, ऐसी अलटअप जो समझ में आप कह दीजिएगा किसी के बारे में। हमारे नेता जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी मीटिंग में जाएंगे जो या तो इंडिया ब्लॉक की होगी या जनता दल यूनाइटेड की होगी या महागठबंधन की होगी। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में नहीं जाते। मुख्यमंत्री जी संभवतः उस कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे,
ऐसा लग रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस पार्टी से को पहले ये तय करना चाहिए, राज्यवार तय करना चाहिए, जो समन्वय है राज्यवार पहले मजबूत करना चाहिए, उसके बाद इस तरह के कार्यक्रम को लाना चाहिए। कहीं कोई समन्वय दिख नहीं रहा है और ऐसे में कार्यक्रम का बहुत कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है। किस तरह का समन्वय आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्या होना चाहिए था ऐसा? पहले तो सभी राज्यों में बात करके सभी चीज़ें तय कर लेनी चाहिए, उसके बाद इंडिया गठबंधन की रैली होनी चाहिए और सबके साथ मिलके होना चाहिए, मजबूती से होना चाहिए। इधर मोदी का बल है और मोदी के सामने विरोधियों का दलदल है। दल यानी अलग अलग दल। इंडिया अलायंस फिर से बिखरने के कगार पर लगता है। बंगाल में ममता बनर्जी और राहुल गांधी का साथ छूट गया है। बिहार में नीतीश कुमार न सिर्फ इंडिया अलायंस से अलग हो रहे हैं, बल्कि मोदी के साथ जुड़ने को बेताब हैं। यूपी में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का साथ छोड़ने का भी मन बना लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू हुए अभी सिर्फ 11 दिन हुए हैं और खेला हो गया है। राहुल गांधी से उन्हीं के अलायंस पार्टनर्स दूरी बनाने लगे हैं। राहुल गांधी की यात्रा आज बंगाल में दाखिल हुई और उससे एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेंगी। सभी 42 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगी। टीएमसी का आरोप है कि ममता को राहुल के साथ इस यात्रा में आने का न्योता ही नहीं दिया गया। तो चीफ मिनिस्टर शाही कहा, तुम बंगाल में आते हो, इंडिया अलायंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर को स्टेट में आते हो जहां चीफ मिनिस्टर है, उनको साथ तो एक बार बातचीत करके आना सबसे अच्छा होते थे। और वाई बंगाल हैज नो मोर प्रायोरिटी फॉर न्याय यात्रा? मुख्यमंत्री इज एनफ कैपेबल टू फाइट बीजेपी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। किसी को यात्रा में, न्याय यात्रा में ये सबका जरूरत नहीं है। और उनका न्याय यात्रा करने का कोई इच्छा थे तो ममता बनर्जी को साथ, ये तृणमूल पार्टी को साथ बातचीत भी करके उन्होंने कर सकते थे। वो तो हमारे चीफ मिनिस्टर कल सही कहा। यानी फिलहाल तो सीधे सीधे इंडिया अलायंस को 82 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है, यानी 40 सीटें बिहार की और 42 सीटें पश्चिम बंगाल की। कांग्रेस को पता है कि बिना गठबंधन के उसकी इन राज्यों में कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, इसीलिए कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वो अभी भी यही कह रही है कि बात बन जाएगी। मैंने कहा है, इंडिया जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों का गठबंधन, उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। और देश के बड़े नेता हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, बड़े ऊर्जावान नेता हैं ममता बनर्जी। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, हम उनका आदर करते हैं। हमारा नेतृत्व, खरगे जी, सोनिया जी, राहुल जी, सभी ममता जी के प्रति सम्मान और आदर है। ममता जी का हम बड़ा सम्मान, बड़े आदर से साथ में कहना चाहता हूं कि हम लोग कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ढूंढ निकालेंगे, ताकि हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज सर्वोपरि स्थान पर तृणमूल कांग्रेस है। अगर बीजेपी को हराना है, तृणमूल का होना बहुत जरूरी है, वो अनिवार्य है। लेकिन टीएमसी और कांग्रेस ये भी जानते हैं कि अकेले अकेले लड़ने का मतलब है कि बीजेपी को सीधा वॉकओवर। इसे 2014 और 2019 के चुनावों से समझिए। 2014 में पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 34 सीटें मिली थी और उसका वोट शेयर 39% से ज्यादा था, जबकि बीजेपी को तब सिर्फ 2 सीटें मिली थी और बीजेपी का वोट शेयर 17% था। लेकिन 2019 में हालात बदल गए। टीएमसी की सीटें 34 से घटकर 22 हो गई और वोट शेयर में मामूली इजाफा हुआ, 43.69%। लेकिन बीजेपी के न सिर्फ सीटें बढ़ी बल्कि वोट शेयर भी 2 गुने से ज्यादा हो गया। बीजेपी को 2019 में 18 सीटें मिली और 40.64% वोट मिले। नोट करने वाली बात यह है कि बंगाल में चौतरफा फाइट थी, यानी टीएमसी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस लेफ्ट। बीजेपी की ताकत बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए ममता बनर्जी ट्रीपोल अलायंस करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने असली दिक्कत सीटों के साथ फंसा दी। टीएमसी अब खुलकर कह रही है कि सीट शेयरिंग में बहुत ज्यादा देर कर दी गई, इसलिए वो सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम शुरू से जून से बार बार हर अलायंस की मीटिंग में यही कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग तय किया जाए, क्योंकि एक
लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने या 8 महीने की जरूरत होती है। तो स्पष्ट रूप से अगर हर अलायंस पार्टनर को पता लग जाता कि कौन किस सीट से लड़ रहे हैं, तो उस प्रकार की एक तैयारी होती। हम पहले 30 सितंबर तक रुके रहे, फिर हम 31 दिसंबर तक रुके रहे, क्योंकि 3 तारीख को असेंबली जो चुनाव हुए थे विधानसभा का, उसका परिणाम आया। पर अब हम जनवरी में हैं, तो जनवरी तक अगर सीट शेयरिंग पर कुछ तय नहीं होता तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? अप्रैल के महीने में चुनाव है। तो ये तो मैं कहती हूं कि एक धैर्य की परीक्षा है। एक तरफ से धैर्य की परीक्षा है, दूसरी तरफ तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए। इंडिया अलायंस का यही हाल यूपी में भी होने जा रहा है। यहां भी अखिलेश यादव और कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही, क्योंकि यूपी में कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है और कांग्रेस उन सीटों की मांग कर रही है जो मुस्लिम बहुल हो। अखिलेश कांग्रेस को 10 से ज्यादा सीट नहीं देना चाहते। सभी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अखिलेश खुद लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को गैर मुस्लिम सीटें ऑफर कर रहे हैं। बस इसी पर बात अटकी हुई है। मेरा सवाल ये था, एक जो सिनर्जी होनी चाहिए, एक साथ मिलकर एक बढ़ाया हुआ कदम लगना चाहिए, वो मिसिंग लगता है इंडिया गठबंधन के अंदर हमको। अब राहुल गांधी उत्तर पूर्व से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, न्याय यात्रा उनकी चल रही है। बहुत सारे अब हमारे जेडीयू के नेताओं ने खुलकर हमसे बातचीत करते हुए कहा कि भाई ये यात्रा इंडिया की यात्रा होती तो बेहतर होता। चुनाव में 2.5 महीना रह गया है, 2.5 महीने में राहुल जी की यात्रा अलग चल रही है, आप अपनी यूपी में यात्रा आप निकालने वाले हैं, पीडीए यात्रा। इंडिया गठबंधन अगर बना है तो उसका एक साथ समझा सोचा इनिशिएटिव क्यों नहीं दिखाई देता हमको? क्या आप मानेंगे ईमानदारी से कि वो लैकिंग है? मुझे उम्मीद है कि आपके इन सवालों को कांग्रेस पार्टी ने भी सुना होगा।